नमस्कार दोस्तों, किस्सों और कहानियों की इस दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ एक और दिलचस्प कहानी। तो बने रहिए मेरे साथ स्वरा की कहानियाँ पर। सर्दियों का मौसम था। गांव धनपुर की ठंडी हवा पूरे मैदान में फैल रही थी। गांव के बीचों बीच एक खुला सा मैदान था और उसी मैदान के किनारे एक पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था। उसी पेड़ के नीचे हरिया मोची अपनी छोटी सी दुकान लगाता था। दुकान नाम की बस एक जगह थी, न कोई दीवार न कोई छत। जमीन पर एक पुराना टाट बिछा होता, कुछ औजार पड़े रहते और पास ही एक लकड़ी का संदूक रखा रहता। वही संदूक हरिया की सबसे कीमती चीज था। दिन भर के काम के बाद वह अपने सारे औजार उसी संदूक में रखकर बंद कर देता और यही उसकी दुकान बंद करने का तरीका था। उस दिन दोपहर का समय था। सूरज सिर के ऊपर चमक रहा था, लेकिन ठंड कम नहीं हो रही थी। हरिया जूतों की मरम्मत में लगा हुआ था। उसके हाथ में सुई और धागा था और सामने एक फटा हुआ जूता रखा था। ठंड के कारण उसके हाथ सुन्न हो रहे थे, उंगलियां अकड़ गई थी, फिर भी वह बिना रुके काम कर रहा था। हरिया धनपुर गांव का अकेला मोची था। गांव के सभी लोग अपने पुराने, फटे और टूटे जूते उसी के पास लाते थे। सुबह से शाम तक उसकी दुकान पर लोगों की आवाजाही लगी रहती थी। किसी के जूते का तला निकल गया होता, तो किसी की चप्पल फट गई होती। उसके पास फुर्सत नाम की कोई चीज नहीं थी। सुबह बैठता तो शाम ढलने पर ही उठता। हरिया बहुत गरीब था। उसके कपड़े पुराने और घिसे हुए थे। पैरों में साधारण सी चप्पल रहती थी, लेकिन उसके दिल में लालच बिल्कुल नहीं था। वह जानता था कि गांव के लोग भी उसी की तरह गरीबी में जी रहे हैं। वह अच्छी तरह समझता था कि गांव वालों की आमदनी बहुत सीमित है। लोग बड़ी मेहनत से खेती करते हैं और जैसे तैसे घर चलाते हैं। इसी वजह से हरिया कभी भी जूते की मरम्मत के बदले ज्यादा पैसे नहीं मांगता था। कई बार तो ऐसा भी होता कि कोई गरीब किसान पैसे देने में असमर्थ होता। ऐसे में हरिया बिना कुछ कहे जूता ठीक कर देता। बदले में गांव वाले उसे सब्जी, चावल, दाल या अंडे दे जाते। एक बार गांव के जमींदार ठाकुर प्रताप सिंह ने अपने बच्चों के लिए नए जूते बनवाए थे। हरिया ने बड़ी मेहनत से वे जूते बनाए। ठाकुर उन जूतों से बहुत खुश हुआ और पैसों की जगह उसे एक बकरी दे दी। उस बकरी से हरिया के घर में दूध आने लगा। अब उसकी बेटियों को रोज दूध मिलने लगा और घर की हालत थोड़ी बेहतर हो गई। हरिया अपनी पत्नी सरोज और 2 बेटियों के साथ उसी गांव में रहता था। घर का खर्च चलाना उसके लिए आसान नहीं था। सरोज भी बहुत मेहनती और सीधी सादी औरत थी। वह सुबह से घर का काम संभालती और फिर ठाकुर के खेतों में मजदूरी करने चली जाती। वहाँ से जो थोड़े पैसे मिलते वही घर के काम आते। पति पत्नी दोनों मिलकर किसी तरह घर चला रहे थे। उनकी दोनों बेटियां छोटी थी और गांव की पाठशाला में पढ़ती थी। हरिया और सरोज दोनों चाहते थे कि उनकी बेटियां पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हों। वे कभी भी बेटियों से भारी काम नहीं करवाते थे। हरिया हमेशा कहता, तुम दोनों बस पढ़ाई करो, मेहनत हम कर लेंगे। फिर भी बेटियां समझदार थी। वे घर के छोटे मोटे कामों में माँ की मदद कर देती थी। कभी पानी भर लाती, कभी बर्तन धो देती। हरिया का घर बहुत पुराना था। कई सालों से उसकी मरम्मत नहीं हुई थी। घर में सिर्फ 2 कमरे थे और छत की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। बारिश के दिनों में छत से पानी टपकता था। कमरे में जगह-जगह बाल्टियां रखनी पड़ती थी। यह बात हरिया को अंदर ही अंदर परेशान करती रहती थी। वह अक्सर सोचता, अगर सर्दियों में बारिश हो गई
तो बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगा? इसी चिंता के कारण उसने थोड़े थोड़े पैसे जोड़ने शुरू कर दिए थे। वह चाहता था कि बारिश आने से पहले छत की मरम्मत करवा सके, लेकिन कम कमाई की वजह से पैसे बहुत धीरे धीरे जमा हो रहे थे। इसीलिए वह रोज सूरज डूबने तक काम करता था। उस दिन भी वह जूतों की सिलाई में डूबा हुआ था। तभी उसने देखा कि उसकी पत्नी सरोज उसकी दुकान की ओर आ रही है। उसके हाथ में खाने का डिब्बा था और साथ में एक छोटी सी अंगीठी थी, जिसमें कोयले की हल्की सी आग जल रही थी। हरिया यह देखकर खुश हो गया। वह मुस्कुराते हुए बोला, अरे सरोज, तू तो मेरी परेशानी समझ गई। तुझे कैसे पता चला कि मुझे ठंड लग रही है? सरोज मुस्कुराई और बोली, घर पर भी बहुत ठंड लग रही थी। मैंने सोचा आप खुले में बैठे हैं, इसलिए ज्यादा ठंड लग रही होगी, इसलिए अंगीठी ले आई। उसने खाने का डिब्बा खोलकर हरिया के सामने रख दिया। फिर बोली, आप खाना खा लीजिए, मैं घर जाती हूँ। बच्चियाँ अब पाठशाला से लौटने वाली होंगी। हरिया ने अंगीठी के पास हाथ सेंके। उसके चेहरे पर सुकून साफ झलक रहा था। उसने मन ही मन सोचा, गरीबी भले ही हो, लेकिन अगर परिवार का साथ हो तो हर ठंड आसान लगती है। सरोज जाते जाते बोली, उन्हें भी खाना देना है। हरिया ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, तू जा। लेकिन सरोज, एक बात कहूँ, तू मेरी खातिर इतनी तकलीफ उठाती है। मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि मैं तुझे कोई आराम या सुख नहीं दे पाया। पर देखना, जैसे ही घर की छत की मरम्मत हो जाएगी, मैं फिर से पैसे जोड़ूंगा और तेरे लिए सोने की बालियां और कड़े बनवाऊंगा। सरोज मुस्कुरा दी। उसकी आंखों में अपनापन था, कोई शिकायत नहीं। वह बोली, आप हमारे लिए दिन रात मेहनत करते हैं, यही हमारे लिए सबसे बड़ा सुख है। भगवान का शुक्र है कि हमारी बेटियां पढ़ लिख रही हैं। मुझे न बालियां चाहिए न कड़े। अब तो पहनने ओढ़ने की इच्छा हमारी बेटियों की है। यह सुनकर हरिया के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वह चुपचाप अपना खाना खाने लगा। सरोज घर की ओर लौट गई। खाना खत्म करते ही हरिया फिर से अपने काम में लग गया। उसकी उंगलियां सुई और धागे के साथ तालमेल बैठाने लगी। थोड़ी ही देर बाद उसने दूर से किसी को आते देखा। यह मंगलू था, जो हरिया के घर के पास ही रहता था और पास के ईंट भट्टे पर मजदूरी करता था। उसके हाथ में एक पुराना सा थैला था। मंगलू पास आकर रुका और थैला हरिया के सामने रख दिया। हरिया ने पूछा, अरे मंगलू भाई, आज इधर कैसे आना हुआ? मंगलू ने धीमी आवाज में कहा, हरिया भाई, परसों दूसरे गांव से लड़के वाले मेरी बड़ी लड़की को देखने आ रहे हैं। उसी सिलसिले में जूतों की मरम्मत करवाने आया हूँ। ऐसे फटे पुराने जूते पहनकर उनके सामने जाऊंगा तो बड़ी शर्मिंदगी होगी। यह कहते हुए उसने अपने पैर आगे बढ़ा दिए। हरिया ने ध्यान से देखा। मंगलू के पैरों में जो जूते थे, उनकी हालत बहुत खराब थी। चमड़ा जगह जगह से घिस चुका था और तला लगभग उखड़ने को था। फिर हरिया ने वह थैला उठाया, जिसमें मंगलू मरम्मत के लिए दूसरे जूते लाया था। उनकी हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। ऊपर का चमड़ा बहुत पुराना लग रहा था, हालांकि फटा नहीं था। लेकिन जब हरिया ने जूतों को पलट कर देखा, तो तले पूरी तरह से फटे हुए थे। हरिया की अनुभवी उंगलियों ने तुरंत पहचान लिया। ये जूते हिरण की खाल से बने हुए थे। हिरण की खाल मुलायम, टिकाऊ और हल्की होती है। ऐसे जूते आम तौर पर बहुत कीमती होते हैं। लेकिन एक बात हरिया को खटक गई। इन जूतों का वजन सामान्य से कहीं ज्यादा था।
उसने एक पल के लिए जूतों को हाथ में तौला। हिरण की खाल के जूते इतने भारी नहीं होते। फिर भी हरिया ने कुछ कहा नहीं। उसने सोचा, शायद पुराने होने की वजह से ऐसा लग रहा हो। मंगलू यह देखकर थोड़ा असहज हो गया कि हरिया जूतों को इतने ध्यान से देख रहा है। उसे लगा कहीं हरिया मरम्मत करने से मना न कर दे। संकोच में उसने कहा, हरिया भाई, ये जूते बहुत पुराने हैं। मैंने इन्हें घर के पुराने सामान के ढेर से निकाला है। ये मेरे दादा के थे। एक जमाने में बहुत अच्छे रहे होंगे। दादा के गुजरने के बाद पिता ने इन्हें पहना और धीरे धीरे इनकी हालत खराब हो गई। वह थोड़ी देर रुका, फिर बोला, अगर बेटी के रिश्ते का मामला न होता तो मैं इन्हें लेकर आपके पास कभी नहीं आता। बस इज्जत का सवाल है। यह सुनकर हरिया गंभीर हो गया। उसने जूतों को फिर से देखा और बोला, मंगलू, ये जूते हिरण की खाल के बने हैं। ऐसे जूते बहुत कीमती होते हैं। तुम्हारे दादा तो जरूर बड़े अमीर रहे होंगे। मंगलू ने हल्की सी गर्व भरी सांस लेते हुए कहा, हाँ, वे बड़े जमींदार थे। इस गांव की कई जमीनें उन्हीं की थी। लेकिन उनके गुजरने के बाद मेरे पिता ने सारी जमीन बेच दी। दोस्तों के साथ मिलकर पैसा उड़ा दिया। अगर वे संभल कर चलते तो आज हमारा यह हाल न होता। उसकी आवाज में दर्द साफ झलक रहा था। मंगलू की परेशानी देखकर हरिया ने उसे तसल्ली दी। वह बोला, तुम चिंता मत करो भाई। इन जूतों को मैं ऐसा ठीक कर दूंगा कि देखने वाले हैरान रह जाएंगे। यह सुनकर मंगलू ने सिर झुका लिया। थोड़ी झिझक के साथ उसने कहा, हरिया भाई, एक और बात है। इन जूतों की मरम्मत के पैसे मैं अभी नहीं दे पाऊंगा। थोड़ा वक्त लगेगा। हरिया ने बिना सोचे समझे जवाब दिया, कोई बात नहीं, पहले बेटी का रिश्ता पक्का हो जाए, पैसे बाद में देख लेंगे। मंगलू की आंखों में राहत आ गई। उसने मन ही मन हरिया को दुआ दी। मंगलू ने भारी मन से कहा, अभी तो लड़के वालों के खाने का भी इंतजाम नहीं हुआ है। मैं ईंट भट्टे के मालिक के पास जाऊंगा। शायद वे कुछ उधार दे दें ताकि मैं खाने का इंतजाम कर सकूं। हरिया ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, देखो मंगलू भाई, जैसे तुम्हारी बेटी है वैसे ही मेरी भी बेटी है। तुम चिंता मत करो। अगर भट्टे का मालिक उधार दे या न दे, मेरे पास चले आना। मेरे पास कुछ पैसे रखे हुए हैं। हरिया पल भर रुका, फिर धीमी आवाज में बोला, बारिश में हमारे घर की छत से पानी टपकता है। उसकी मरम्मत के लिए मैंने ये पैसे जोड़े थे। लेकिन मरम्मत बाद में भी हो सकती है। अभी बेटी की शादी जरूरी है। इन पैसों को अपने ही समझो और इत्मीनान से बारातियों की खातिरदारी का इंतजाम करो। हरिया की ये सजीव और संवेदनशील बातें सुनकर मंगलू का दिल भर आया। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। वह हरिया को दुआएं देता हुआ दुकान से चला गया। यह गांव की एक बेटी की शादी का मामला था। इसीलिए हरिया ने दूसरे जूतों की मरम्मत का काम छोड़ दिया और पूरी तरह मंगलू के जूतों में जुट गया। जूतों के तले पूरी तरह खराब हो चुके थे और बीच से बुरी तरह फट गए थे। हरिया ने अपने संदूक से सबसे उम्दा और महंगा तला निकाला। यह वही तला था जिसे वह अक्सर गांव के बड़े जमींदारों के जूतों में लगाया करता था। फिर वह पूरे मन से काम में डूब गया। उसकी उंगलियां तेजी से चल रही थी, मानो वह सिर्फ जूते नहीं, किसी की इज्जत और भविष्य संवार रहा हो। शाम ढलते ढलते जूते तैयार हो गए। वे बिल्कुल नए जैसे चमक रहे थे। हरिया ने सारी सामग्री संदूक में बंद की, कुंडी लगाई और मंगलू के जूतों का थैला उठाकर घर की ओर चल पड़ा।
घर लौटते वक्त उसके चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान थी। कदमों में अजीब सा उत्साह था, जैसे वह कोई बड़ा काम करके लौट रहा हो। घर पहुंचा तो देखा उसकी दोनों बेटियां खेल रही थी और सरोज रात का भोजन बना रही थी। हरिया ने सरोज को आवाज दी। सरोज आई तो हरिया ने उसे मंगलू के जूते दिखाए और पास बैठाकर धीरे धीरे सारी बात बताने लगा। हरिया की बातें सुनते सुनते सरोज की आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। बात खत्म होने पर हरिया ने अपनी कुर्ते की जेब से पुराने कपड़े में बंधी एक पोटली निकाली और सरोज को दिखाई। पोटली खुलते ही उसमें रखे चमचमाते हीरे और सोने के सिक्के दिखे। सरोज हैरान भी थी और खुश भी। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। हरिया बोला, अब हम मंगलू के घर चलेंगे। बेटियां खेल रही हैं, तो चूल्हे की आग धीमी कर देना, हम जल्दी लौट आएंगे। थोड़ी देर बाद हरिया और सरोज मंगलू के घर पहुँचे। मंगलू घर पर ही था, लेकिन बहुत उदास और चिंता में डूबा हुआ। उसने दोनों का आदर पूर्वक स्वागत किया। सब बैठ गए तो मंगलू ने भारी मन से बताया, भट्टे के मालिक ने न सिर्फ उधार देने से मना कर दिया, बल्कि मेरी बेइज्जती भी की। कहने लगा कि मैं हर वक्त उधार मांगने चला आता हूँ। यह सुनकर हरिया मुस्कुराया और बोला, मंगलू, भगवान बहुत दयालु है। अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। इसे सुनकर तुम्हारा दिल हल्का हो जाएगा। मंगलू का पूरा परिवार अचरज से हरिया की ओर देखने लगा। सरोज सब जानती थी, इसलिए वह शांत थी। बस हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर थी। हरिया ने कहना शुरू किया, मंगलू, तुम्हारे दादा बहुत संपन्न आदमी थे। जब मैंने उनके जूतों की मरम्मत की, तब उनकी एड़ियों से यह चीज मिली थी। यह कहते हुए हरिया ने कपड़े में लिपटी छोटी सी पोटली सबके सामने रख दी। सभी की निगाहें उसी पोटली पर टिक गई। मंगलू ने कांपते हाथों से पोटली खोली। अंदर रखे हीरे और सोने के सिक्के देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। हरिया ने वह पोटली उठाई और मंगलू के हाथों में थमा दी। फिर शांति से बोला, मेरा मानना है कि तुम्हारे दादा ने इस दौलत को चोरों और लुटेरों से बचाने के लिए जूतों में छिपाया होगा। इतने सालों तक यह धन वहीं सुरक्षित रहा। इतनी बड़ी संपत्ति देखकर मंगलू और उसका पूरा परिवार अवाक रह गया। उसकी पत्नी तो खुशी से चिल्ला उठी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर चेहरे पर अपार खुशी। थोड़ी देर बाद जब सबका जोश थोड़ा थमा, तो मंगलू हरिया का हाथ पकड़कर रोने लगा। वह भर्राई आवाज में बोला, हरिया भाई, तुम इंसान नहीं हो, तुम तो देवता हो। तुम्हारा यह उपकार मैं जीवन भर नहीं भूल सकता। पूरे गांव में तुम्हारे जैसा ईमानदार आदमी कोई नहीं है। हरिया ने मुस्कुराकर कहा, मंगलू, मुझे इस बात की खुशी है कि तुम्हारी बेटी की किस्मत से यह खजाना तुम्हें मिला। पहले इस धन से अपनी बेटी की शादी अच्छे से करना, उसके बाद कोई बढ़िया सा काम शुरू करना, ताकि आगे का जीवन ठीक से चल सके। कुछ देर बाद हरिया और उसकी पत्नी सरोज वहां से अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में सरोज ने धीरे से कहा, आपने इतनी ईमानदारी आखिर सीखी किससे? आप चाहते तो यह खजाना छुपा सकते थे, घर की मरम्मत करवा सकते थे, मेरे लिए गहने बनवा सकते थे। यह सुनकर हरिया हंस पड़ा। बोला, हमारे घर की मरम्मत भी होगी और तेरे गहने भी बनेंगे, लेकिन वह सब मेरी मेहनत की कमाई से होगा, न कि किसी और के धन से। हरिया की बात सुनकर सरोज की आंखें चमक उठीं। वह भावुक होकर बोली, मैं और हमारी बेटियां बहुत सौभाग्यशाली हैं, जो हमें आप जैसे पति और पिता मिले। अपनी तारीफ सुनकर हरिया थोड़ा शर्मिंदा हो गया।
झेम छिपाने के लिए मजाक में बोला, अरे सरोज, तेज चलो, मुझे बहुत भूख लगी है, घर पहुंचते ही खाना खाऊंगा। सरोज समझ गई कि हरिया उसकी बातों से लज्जित हो गया है। वह मुस्कुराई और दोनों तेज कदमों से घर की ओर बढ़ गए। समय बीतता गया। कुछ महीनों बाद हरिया ने अपनी मेहनत की कमाई से घर की छत की मरम्मत भी करवा ली और सरोज के लिए गहने भी बनवा दिए। उनका जीवन फिर अपनी सादगी भरी दिनचर्या में लौट आया। अब कहानी एक दूसरे गांव की ओर मुड़ती है। अमरपुर गांव में धनराज नाम का एक खेतीहर किसान रहता था। भगवान की कृपा से उसके पास 20 एकड़ उपजाऊ जमीन थी। उसकी जमीन पर हर साल भरपूर फसल होती थी और गांव के समृद्ध लोगों में उसका नाम गिना जाता था। लेकिन इतना सब होने के बावजूद धनराज का दिल कंजूसी और लालच से भरा हुआ था। उसे हर वक्त सिर्फ अपने धन को बढ़ाने की चिंता रहती थी। उसका परिवार उसकी इस आदत से बहुत परेशान था। वह अपने खेतों में काम करने वाले मजदूरों को बहुत कम मजदूरी देता और वह भी समय पर नहीं। पूरा गांव उसकी कंजूसी और लालच से भलीभांति परिचित था। धनराज की सोच, उसके फैसले और उसके काम, सबका मकसद सिर्फ एक ही था और वह था धन जमा करना। उसी राज्य का राजा था राजा आदित्यवीर। वह वीर, पराक्रमी और युद्ध कला में निपुण शासक था। उसने अपने बाहुबल और साहस के दम पर कई राज्यों पर विजय प्राप्त की थी। लेकिन उसकी राज्य विस्तार की लालसा इतनी प्रबल थी कि वह अक्सर युद्धों में उलझा रहता था। जीते हुए राज्यों की जनता पर उसने भारी कर और लगान लगा रखे थे, जिससे उसका खजाना दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। लगातार युद्धों के बाद एक दिन राजा को थकान महसूस हुई। उसने कुछ समय पहाड़ी क्षेत्रों में बिताने का निश्चय किया। राजा ने अपने मंत्री को राजपाट का भार सौंपा और अकेले घोड़े पर सवार होकर पहाड़ों की ओर निकल पड़ा। वहां पहुंचकर पहाड़ों के शांत और मनोरम दृश्य देखकर वह मंत्रमुग्ध रह गया। उन्हीं पहाड़ों में एक साधु रहता था जिसका नाम महादेव दास था। वह जंगल के बीच बनी एक छोटी सी कुटिया में रहता था। भूख लगने पर जंगल के फल खा लेता और प्यास लगने पर झरने का साफ पानी पी लेता। उसके पास बस पहनने के लिए 2 जोड़ी कपड़े थे। ना कोई सोना, ना चांदी, ना जमीन, ना धन दौलत। फिर भी उसके चेहरे पर हर समय एक अजीब सी शांति और मुस्कान रहती थी। वह ईश्वर की भक्ति में डूबा रहता और संतोष के साथ जीवन जीता था। एक दिन राजा आदित्यवीर का सामना उसी साधु से हुआ। राजा ने देखा कि साधु का चेहरा खुशी से दमक रहा है। यह देखकर राजा के मन में सवाल उठा। राजा ने कहा, बाबा, आप इस सुनसान जंगल में अकेले रहते हैं, फिर भी आपके चेहरे पर इतनी खुशी क्यों है? और मैं एक राजा हूँ। मेरे पास अपार धन है, महल है, सेना है, वैभव है। मैंने कई राज्यों पर विजय पाई है और अब भी और जीतना चाहता हूँ। फिर भी मेरे मन को शांति नहीं मिलती। जितना अधिक पाता हूँ, उतना ही बेचैन हो जाता हूँ। आखिर आपकी खुशी का रहस्य क्या है? साधु महादेव दास ने राजा की बात ध्यान से सुनी। फिर वह अपनी खड़ाऊ पहनकर खड़े हुए और बोले, महाराज, इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको आपके राजमहल में दूंगा। राजा ने साधु को अपने घोड़े पर बिठाया और दोनों महल की ओर चल पड़े। महल पहुंचने के बाद साधु ने राजा से कहा, अब आप अपने नगर से ऐसे व्यक्ति को बुलाइए जो सबसे ज्यादा जरूरतमंद हो। राजा ने तुरंत मंत्री सोमदेव को बुलाया और आदेश दिया, नगर से सबसे गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति को तुरंत यहाँ लाया जाए। मंत्री ने 2 सैनिकों को यह आदेश दिया और वे नगर की ओर निकल पड़े। नगर में पहुंचकर दोनों सैनिक आपस में बात करने लगे। एक सैनिक बोला,
भाई, इस पूरे नगर में सबसे जरूरतमंद आदमी कौन है, यह कैसे पता चलेगा? अगर यूं ही ढूंढते रहे तो पूरा दिन निकल जाएगा। दूसरे सैनिक ने कहा, जो सबसे पहले हमें मिलेगा उसी से पूछ लेते हैं, वही हमें सही आदमी तक पहुंचा देगा। संयोग से नगर में घुसते ही उनकी मुलाकात कंजूस किसान धनराज से हो गई। सैनिकों ने धनराज को राजा का आदेश बताया और पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि इस नगर में सबसे ज्यादा जरूरतमंद कौन है? यह सुनते ही धनराज के मन में लालच जाग उठा। उसने सोचा, राजा जरूर किसी गरीब को बहुत धन देने वाले हैं, क्यों न मैं खुद ही चला जाऊं। धनराज ने तुरंत कहा, अरे भाइयों, सबसे गरीब और जरूरतमंद आदमी तो मैं ही हूँ। सैनिकों ने उसकी बात मान ली और उसे राजा के सामने ले आए। दरबार में राजा आदित्यवीर के साथ साधु महादेव दास भी मौजूद थे। साधु ने राजा के कान में कुछ कहा। राजा ने सिर हिलाया और धनराज से बोले, अगर तुम सच में जरूरतमंद हो तो मैं तुम्हें एक अवसर देता हूँ। सुबह से सूर्यास्त तक दौड़ो। जितनी जमीन तुम अपने पैरों से नाप सकोगे वह तुम्हारी हो जाएगी। लेकिन शर्त यह है कि सूर्य डूबने से पहले तुम्हें उसी जगह वापस आना होगा जहाँ से दौड़ शुरू की है। अगले दिन सुबह महल के बाहर सब इकट्ठा हुए। मैदान में एक रेखा खींची गई और धनराज को उस पर खड़ा किया गया। राजा के संकेत करते ही धनराज दौड़ पड़ा। दौड़ते हुए वह मन ही मन योजना बनाने लगा। दोपहर तक सीधी दौड़ लगाऊंगा, फिर लौटते समय जमीन घेर लूंगा। सुबह से दोपहर तक उसने करीब 200 एकड़ जमीन नाप ली। अब उसे वापस लौटना चाहिए था, लेकिन तभी उसके मन में लालच आया। उसने सोचा, अगर थोड़ा और दौड़ लूं तो 100 एकड़ और मिल जाएगी। वह और तेज दौड़ने लगा। सूरज धीरे धीरे ढलने लगा, लेकिन धनराज नहीं रुका। जब उसे अपनी गलती समझ आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब उसके सामने दो ही रास्ते थे, या तो हार मान ले या जान की परवाह किए बिना पूरी ताकत से दौड़े। उसने लालच में दूसरा रास्ता चुना। धनराज पूरी ताकत से भागने लगा। उसकी सांस फूलने लगी, पैर कांपने लगे, मुंह से खून निकलने लगा। फिर भी वह रुका नहीं। आखिरकार जब वह महल के द्वार तक पहुंचा, तब तक सूर्य अस्त हो चुका था। वह वहीं गिर पड़ा। सेवक उसे उठाकर भीतर ले गए। राज वैद्य को बुलाया गया। वैद्य ने जांच के बाद कहा, अत्यधिक दौड़ और थकान से इसके फेफड़े खराब हो गए हैं। अब यह जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहा है। बाहर साधु महादेव दास राजा से बोले, महाराज, लालच का दास कभी संतोष नहीं पा सकता। मेरे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं खुश हूँ। और यह व्यक्ति सब कुछ होते हुए भी अशांत रहा। साधु ने आगे कहा, इसके पास घर है, परिवार है, खेत है, फिर भी लालच ने इसे अंधा कर दिया। आज यह उसी लालच के कारण मृत्यु के द्वार पर खड़ा है। अंत में साधु बोले, महाराज, लालच और खुशी एक साथ नहीं रह सकते। यदि सच्ची शांति चाहते हैं तो लालच को त्यागना होगा।